पहला एक्ट लोक संपत्ति को निवारण अधिनियम 1984, जिसका एक्ट नंबर है 3, और इसे इसे राष्ट्रपति की जो समिति मिली 16 मार्च 1984 को मिली है, और 28 जनवरी 1984 को लागू हुआ था। ये आर्टिकल 123 के तहत, मतलब एक अध्यादेश के तहत इसे लागू किया गया था, और इसमें टोटल 7 धारा है। और इसकी जो उद्देशिका है वो बोलती है लोक संपत्ति की मतलब उसकी नुकसानी का निवारण करने के लिए इसको प्रतिषेध करना है। और इसके पहली धारा में इसका संक्षिप्त नाम बताया गया है, और मतलब ये संपूर्ण भारत पे लागू है। और ये मतलब 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के बाद संपूर्ण भारत पे लागू है। और इसका जो एंट्री नंबर है धारा 95 और एंट्री नंबर 77 है। और धारा 2 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है, जिसमें पहली डेफिनेशन रिश्ते की है, जिसे भारतीय दंड संहिता में 425 और भारतीय न्याय संहिता में 324 का क्लोज 1 में बताया गया है। और धारा 2 की क्लोज 2 में लोक संपत्ति की डेफिनेशन बताएगी, जिसके अंतर्गत इससे जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति, या जिसके अंतर्गत मशीनरी भी शामिल है, स्वामित्व में या कब्जे में, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्र प्रांतीय राज्य अधिनियम के तहत, और कंपनी एक्ट 2013, जिसमें नवरत्न महारत्न कंपनी भी आ सकती है। और किसी संस्था समूह ने क्या जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और इसमें जो धारा 3 में बताइए लोक संपत्ति के जो हानि करता है, उसमें जो पहली मतलब सामान्य दशा में उसको 5 साल प्लस फाइन मिलेगी सजा, और दूसरी बार अगर करता है तो 6 महीने 5 साल विग्रस प्लस फाइन मिलेगी। और धारा 4 में बताया गया कोई अग्नि या विस्फोटक द्वारा लोक संपत्ति की हानि करता है तो उसे 1 साल जो बढ़ के 10 साल प्लस फाइन, मतलब रिग्रेस प्लस फाइन हो सकेगी। और धारा 5 बोलता है कि बिना सरकारी वकील की मंजूरी के बिना जमानत नहीं दी जाएगी। और धारा 6 में व्यापत्ति बताइए, धारा 7 में निरसन बताइए, तो उसका अधिनियम बताइए क्रम दूसरा। हाँ? दूसरा है मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गई गारंटी एक्ट 2010 है, और इसका एक्ट नंबर है 24। और इसके उद्देश्य का बोलते हैं कि राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराना, और निश्चित सेवा के भीतर सेवा उपलब्ध कराना। और इसे राज्यपाल की अनुमति 17 अगस्त 2010 को मिली गई, और राजपत्र में इसको अधिसूचना उसको 18 अगस्त 2010 को लागू 29 सितंबर 2010 को किया गया। और इसमें टोटल हाँ, इसमें टोटल 11 सेक्शन है, 11 सेक्शन है। इसमें पहली धारा इसमें संक्षिप्त नाम बताया गया है इसका, और ये मतलब संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में उसको लागू किया गया है। और सेकंड में परिभाषा बताई गई है, जिसमें पहली परिभाषा है आवेदन प्रारूप की बताई है, जिसमें आवेदक द्वारा पदावित पोर्टल पर सेकंड में दिया है मान्य अनुमोदन दो, जो क्लोज मतलब धारा 2 का क्लोज 2, जिसे धारा 5 क्लोज 3 के अंतर्गत बताया गया है। फिर धारा 2 का क्लोज 3 में बताया पदावित इकाई, जो मतलब पोर्टल के माध्यम से नहीं, प्रशासक के तौर पे बताया गया है। और धारा 2D में पदावित ऑफिसर बताया गया है, जो धारा 3 में बताया गया है। और धारा 2D के क्लोज ई में पदावित पोर्टल बताया, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में बताया गया। और धारा 2 मतलब धारा 2 के क्लोज एफ में पात्र व्यक्ति बताया, जो अधिसूचित सेवा द्वारा पदावित पोर्टल मतलब धारा 4 के तहत बताया गया है इसको। और धारा 2 क्लोज जी में प्रथम अपील ऑफिसर बताया, जो धारा 3 में बताया गया है। और 2G मतलब धारा 2 के क्लोज के में द्वितीय अपील अधिकारी बताया, जो धारा 3 में बताया गया है। और 2H में कपट बताया गया है, जो आईपीसी में 421 और बीएनएस में 320 बताया है।
और कॉन्ट्रैक्ट में धारा 17 बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में 17 बताया, फिर धारा 3 में बताया सेवाओं पदावित ऑफिसर या प्रथम अपील अधिकारी या द्वितीय अपील अधिकारी के अधिसूचना जो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। फिर धारा 4 में पात्र व्यक्ति बताया गया है, मतलब निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने का अधिकार बताया, जो पदावित ऑफिसर करेगा, पात्र व्यक्ति को करेगा। और धारा 5 में निश्चित समय सीमा के भीतर निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करना बताया, जो पदावित ऑफिसर करेगा या प्राधिकृत या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई ऑफिसर या राज्य सरकार के किसी आवेदन द्वारा उसको आवेदन किया जाएगा, और जो उसकी निश्चित जो समय अवधि है वो उसके आवेदन के प्रारंभ की तारीख से की जाएगी। लेकिन यदि पदावित ऑफिसर ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसा मान्य अनुमोदन पदावित पोर्टल पर उत्पन्न किया जाएगा, और ऐसा जो मान्य अनुमोदन रहेगा वो उसे पदावित ऑफिसर द्वारा ही मतलब उसको माना जाएगा कि उसी ने किया है। फिर इसकी कोई बात धारा 6 और धारा 7 को आकर्षित नहीं करेगी, और अगर कोई भी कपटपूर्वक मिथ्या करता है तो पदावित ऑफिसर इसे तत्काल उसका प्रतिसरण कर देगा। और धारा 6 में बताया अपील बताइए, प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध जो अपील होगी वो 30 दिन, और द्वितीय अपील अधिकारी जो अपील होगी 60 दिन, और जो अपील अधिकारी को जो शक्ति आएगी वो सीपीसी के तहत सिविल न्यायालय की होगी। और धारा 7 में शास्ति बताइए कि यदि पदावित अधिकारी असफल रहता है तो 500 रुपए से 5000 तक एक मुश्त, और यदि विलंब करता है तो 250 से 5000 तक, और यदि द्वितीय मतलब प्रथम अपील अधिकारी करता है तो 500 से 5000 तक, और यदि द्वितीय अपील अधिकारी करता है तो 5000 रुपए तक एक मुश्त राशि कर सकता है। फिर धारा 8 में पुनरीक्षण बताए जो 60 दिन के भीतर नाम निर्दिष्ट ऑफिसर को की जाएगी, जिसके अंतर्गत कौन कर सकता है, प्रथम अपील ऑफिसर या पदावित ऑफिसर कर सकता है। फिर 8A में पुनर्विलेखन बताया गया है जो द्वितीय अपील अधिकारी 60 दिन के भीतर नाम निर्दिष्ट ऑफिसर को कर सकता है। और फिर धारा 9 में सद्भावना पूर्वक बताया गया है, और धारा 10 में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति बताइए। दूसरा मेन मंत्र है कि आप लोग यदि इसी डेडिकेशन के साथ इसी उत्साह के साथ लगे रहे ना, तो जो याद करवाने वाला जो एक मुद्दा होता है ना, मुझे उसमें ज्यादा कुछ करना ही पड़ेगा। आप लोग के अंदर यदि ये डेडिकेशन रहे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बल्कि मैं तो कहूंगा खड़े होके ताली बजाओ भाग्यश्री के लिए, है ना, खड़े होके ताली बजाओ भाग्यश्री के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सचिन, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल।